बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन व सामईन खैर आफ़ियत से होंगे। शोबा हिफ़्ज़ में जब बच्चे हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद अगली बारी आती है शोबा गिरदान की, जिसको बाज़ लोग दौर के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो गिरदान है, इससे मुताल्लिक़ क़ुर्रा इकराम की क्या राय है? बाज़ क़ुर्रा कहते हैं कि शोबा गिरदान ये बच्चों के लिए वक़्त का ज़िया है। अब इन्होंने हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लिया है, इनको चाहिए कि ये या शोबा तजवीद से मुंसलिक हो जाए या फिर ये कुतुब में दाखिला ले लें। लेकिन अक्सर क़ुर्रा और इसी तरीके से अकाबिर क़ुर्रा इकराम, माहिर और तजुर्बाकार असातिज़ा इकराम की जो राय है वो ये है कि शोबा हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लेने के बाद ये जो शोबा गिरदान का शोबा है, ये इस हिफ़्ज़ के लिए तकमीला के तौर पर है। आप इस तौर पर भी समझ सकते हैं कि किसी शख्स ने कोई बिल्डिंग बनाई, कोई बंगला बनाया और उसने उसमें रंग व रोगन नहीं किया है, अब कंप्लीट नहीं हुआ है और उसको वैसे ही अपने हाल पे छोड़ दिया। तो इसकी मिसाल ऐसी ही है जिस बच्चे ने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया और उसको पुख्ता नहीं किया। हाँ, जब इसको पुख्ता करने के लिए शोबा गिरदान अलग एक शोबा है, इसमें आप कितना अरसा लगाएंगे उससे मुतालिक इंशाअल्लाह मैं आगे गुफ्तगू करूँगा। तो ये इसके लिए एक तकमीला के तौर पर जाना जाता है। अब शोबा गिरदान में बच्चे को किस तरीके से हम दाखिला दें, चूँकि हर बच्चा जो है इस काबिल भी नहीं होता कि उसको एक साल में गिरदान कराया जाए। बाज़ बच्चे ज़हीन होते हैं, वो एक साल में कर लेते हैं, बल्कि बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका कुरान मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद उनको पुख्ता होता है, 2-3 महीने में पूरा गिरदान मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन मैं एक आम तौर पर बात कर रहा हूँ कि हमने बच्चे को किस तरीके से गिरदान में दाखिला देना है और उसको गिरदान कैसे करवाना है। तो उससे मुताल्लिक़ जो बच्चे आपके मदरसे के हैं, उनसे मुताल्लिक़ आपको वाक़फ़ियत होती है, आपको इल्म होता है कि ये बच्चा कितना ज़हीन है, कितना कुन ज़हन है, तो उसके लिए आप टाइम पर मुख्तस करते हैं। जो बच्चा ज़हीन है साल में, और जो बच्चा गैर ज़हीन है यानी कमज़ोर है, वो 2 साल में गिरदान मुकम्मल कर लेता है। अब हमें जो मुश्किलात पेश आती हैं वो उस वक़्त आती है जब बाहर का कोई तालिब इल्म हमारे मदरसे में पढ़ने आता है और हमें नहीं मालूम होता कि ये बच्चा किस दर्जे का है। आए बच्चा इस दर्जे का है कि ये 1 साल में गिरदान मुकम्मल कर लेगा या फिर इसको 2 साल लगाने पड़ेंगे। तो उसके जांचने का एक बेहतरीन तरीका जो बड़े क़ुर्रा से मिला है वो ये है कि आप ऐसा करें कि उस बच्चे को जब आप दाखिला दें, उनके सरपरस्त के सामने आप उस बच्चे को एक रुकू दें। शुरू के 10 पारों में से आप उसको एक रुकू दें और उनसे कहें कि आप 15-20 मिनट में इस रुकू को याद करके ले आए। अगर वो याद करके सुना देता है तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, इसके 10 पारे शुरू के बेहतर हैं। अब दरमियान के 10 पारे या तज़ीरून से अमन खलक तक, इन 10 पारों में से एक रुकू दे दे। आप 5 पारों में से भी एक रुकू दे सकते हैं और अगले 5 पारे में से दूसरा रुकू दे सकते हैं। ये भी आप तरीका अपना सकते हैं। अगर ये रुकू याद कर ले आता है 15 से 20 मिनट में, तो ये समझे कि इसके ये 10 पारे भी क़दरे मुनासिब है। तीसरा फिर ये है कि आपने सवाल इनको रुकू देना है आखिरी 10 पारों में से। अगर वो भी इस तरीके से याद करके ले आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चा 1 साल में गिरदान के काबिल है। इस रुकू सुनते वक़्त आपने तजवीद और अदायगी का लिहाज नहीं रखना है, बस आपने उसकी पुख्तगी देखनी है। अगर ये 15 से 20 मिनट में रुकू याद करके नहीं ले आता तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बच्चा, इसने जहाँ कहीं भी पढ़ा है, इसका कुरान कमज़ोर है, इस पर मेहनत नहीं हुई है या इसने ख़ुद मेहनत नहीं की है और इसको कुरान कमज़ोर है, कच्चा है। अब इसके लिए आप ये फ़ैसला कर सकते हैं कि आप हमारे पास, हमारे इदारे में 2 साल में गिरदान करेंगे, 1 साल में आप गिरदान नहीं कर सकते हैं। तो आपकी आने वाली जो परेशानी है वो दूर हो जाती है इस वक्त। चूँकि बस औक़ात फिर ये भी होता है कि सरपरस्त आपसे रब्ता करते हैं कि हमारा बच्चा आपके पास आया गिरदान करने के लिए और उसका इतना अरसा हो चुका है, अब तक उसने गिरदान नहीं किया, फिर आप जो है परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है उसको जांचने का।
अब अगली बारी आती है कि हम बच्चे को किस तरीके से गिरदान करवाएं। चूँकि ये एक तकमीला है और एक जो है जिसको हम कह सकते हैं कि डेकोरेशन है, जो बारीकियाँ है वो हमने ख़त्म करनी है, बिल्कुल इस बच्चे को हर तौर पर हमने तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये करें कि सूरतुल फातिहा से शुरू करवा लें इसको। और जिस तरीके से हम इब्तिदाई बच्चे को लेते हैं और उसको अम्मा पारा से शुरू करवाते हैं, तो सबसे पहले फातिहा लेते हैं, फिर सूरतुन नास से शुरू करवाते हैं। इस तरीके से आप इस बच्चे को भी गिरदान शुरू करवाएं। सूरतुल फातिहा दे 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। तो आप ये ना समझे कि ये बच्चे का वक़्त ज़ाया हो रहा है, बल्कि ये इसके आने वाले पूरे कुरान के लिए इसकी जो गलतियां हैं, कमियां हैं, बारीकियां हैं, वो दूर हो रही हैं। जब ये मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप सूरतुन नास से लें, फिर फलक, फिर इखलास, फिर लहब, फिर नस्र। इसी तरीके से आप एक पाव लेके चलें। पाव पूरा हो जाए, किसी के सामने इसको बेचकर आप इसका जायज़ा भी दिलवा सकते हैं। इसी तरीके से फिर आधे पारे बाद, फिर पूरा पारा मुकम्मल कर लेने के बाद, जब इसने पारा मुकम्मल कर लिया है, एक पारा, अब ये है कि इसका जायज़ा दिलवाएं। अब दोबारा से इसका ये अम्मा पारा आपने शुरू करवाना है और 2-2 आयत करके सूरतुन नबा से शुरू करवा दें। 2-2 आयत, 3-3 आयत माना के लिहाज से आप इसको निशान लगाएं और इसमें इसकी आप हदर की भी प्रैक्टिस करें, साथ साथ इसके सांस की भी प्रैक्टिस रहेगी। तो इसमें जो है हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसी तरीके से आप इसका अम्मा पारा पूरा ख़त्म करवा दें। अब इसका अम्मा पारा पूरा हो चुका है। अब अगली बारी आती है कि आया हमने इसको गिरदान यहीं से लेके चलना है या फिर इसको अलिफ लाम मीम से शुरू करवाना है। बाज़ कुर्रा कहते हैं कि इसको गिरदान आप यही तबारकल्लज़ी से जिस तरीके से इसने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया था इस तरीके से लेके चले। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि इसके लिए गिरदान अलिफ लाम मीम से लेकर चलना ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि चूँकि इस बच्चे ने जब हिफ़्ज़ किया था वह नास से शुरू किया था और अलिफ लाम मीम पर जाकर ख़त्म किया था। अब ये जो वह नास वाले आखिर के 10 पारे हैं या 15 पारे हैं, ये इसको ज़्यादा याद है बनिस्बत शुरू के पारों के। चूँकि अक्सर देखने में यही आया है कि जब बच्चे का कुरान ख़त्म होता है, बच्चे की तवज्जो ख़त्म की तरफ चली जाती है। बस औक़ात हम भी कमज़ोरी कर जाते हैं और उसको ख़त्म की तरफ धकेलते हैं। और किसी किसी जगह ये भी देखा गया है कि मंजिल बन कर आके उस बच्चे को डबल सबक दे दिया जाता है। ये बच्चे के साथ जुल्म है और नाइंसाफ़ी है। अच्छा, अब शुरू करेंगे अलिफ लाम मीम से। चूँकि इसके पारे कमज़ोर है तो जब वो वहाँ से लेके चलेगा सबकी, फिर मंजिल में बार बार ये पारे चलते रहेंगे तो ये जो कदरे कमज़ोर रह गए थे इसके पारे शुरू के, वो भी पुख्ता हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने अलिफ लाम मीम से इसको लेके चलना है। एक पारा हो जाता है, इसको जायज़े के लिए भेजें। 2 पारे हो जाए तो जायज़े के लिए भेजें। तो ये तो उस वक़्त की तरतीब है जब अलिफ लाम मीम से आपने शुरू करवाया और रुकू इसको दिया। 2 रुकू नहीं देने, बस रुकू में लेके चलना है। हाँ, कम दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं करना। पूरा पारा आप एक रुकू में लेके चले। हो गया, अब एक पारा मुकम्मल हो गया। इसका आप जायज़ा दिलवाएं निगरान से, जो कमी बेशी हो, बारीकी हो, वो नोट करके आने वाले पारे सयाक़ूल में आपने उसकी इस्लाह करनी है। सयाक़ूल में आप बच्चे को देखें कि ये बच्चा किस जहन का है, अच्छे जहन का है, अच्छी कैटेगरी का है, 2 रुकू ले सकता है, सही तरीके से अदायगी के साथ पुख्ता सुना सकता है, तो आप उसको 2 रुकू दें। बारीकी आपने माफ़ नहीं करनी है। अब 2 पारे इसके मुकम्मल हो गए हैं। इसके इन 2 पारों का आप जायज़ा दिलवाएं। पिछले पारे का भी, इस पारे का भी जायज़ा दिलवाएं। या ये भी कर सकते हैं, इस पारे का जायज़ा दिलवा दिया, फिर अगले दिन सबक देकर आप 2 पारों का जायज़ा भी दिलवा सकते हैं। इसी तरीके से फिर तीसरा पारा आप 3 रुकू भी दे सकते हैं। और अगर कमज़ोर बच्चा है तो आप 2 रुकू से इसको लेके चलें। फिर चौथे पारे में पाँव पे भी आप इसको ले जा सकते हैं। तो ये तरतीब है गिरदान की। अब जायज़ों की तरतीब, चूँकि बस औक़ात एक निगरान अगर आपके पास एक है और उसके पास बच्चे जा रहे हैं, ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं बार बार, तो उसको भी परेशानी हो जाती है। आप उसकी ये तरतीब कायम करें गिरदान के बच्चों की कि 2-2 पारे मुकम्मल कर लेने के बाद उनको भेज दिया करें। जब 10 पारे हो जाएं, यहाँ एक तरतीब आपने समझनी है। आगे आने वाले मुस्तकबिल की तैयारी के हवाले से अगर आपको मुसाबक़ात करवाने हैं अपने इदारे में या किसी जगह इन बच्चों को भेजना है, तो ये 10 पारे मुकम्मल कर लेने के बाद
اپنے ادارے میں بچے تلاش کریں کہ 10 پاروں والے بچے کتنے ہیں جو گردان کر رہے ہیں، آپ ان کو جمع کر کے تمام بچوں کو لینا ہے، کسی بچے کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے کمزور ہو چاہے کچھ بھی ہو، ہر بچے کا نام لکھ کر آپ نے ایک لسٹ تیار کرنی ہے اور مسابقے کے لیے رول قائم کرنے ہیں کہ غلطی پر اتنے نمبر کاٹے جائیں گے، لہجے پر اتنے نمبر کاٹے جائیں گے اور وقف اور ابتدا کے اتنے نمبر کاٹے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں آپ کے سمجھ میں آتی ہیں آپ اپنے اساتذہ سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، نہیں تو انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک لسٹ بنا دوں گا کہ ان چیزوں میں آپ نے بچوں کو جانچنا ہے۔ تو یہ لسٹ تیار کر کے آپ نے تمام بچوں کا ایک مسابقہ رکھوانا ہے، 3 مسابقے رکھوانا ہے ان 10 پاروں کے۔ پہلا مسابقہ ہوگا ان بچوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس میں آپ ایک اپنے لیے فیصد مقرر کر لیں کہ بھائی 70% سے جو کم بچہ ہوگا وہ آنے والے مسابقے میں شریک نہیں ہوگا۔ دوسرا بھی ٹیسٹنگ مسابقہ ہوگا، بچوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا، فرق آ جائے گا اور آنے والا جو فائنل ہوگا اس کے لیے پھر آپ نے خاص بچوں کو چننا ہے، تو 70% رکھ دینا۔ پھر دوسرے مسابقے میں آپ یہ ہے کہ 85% بھی رکھ سکتے ہیں، 90% بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے معیار کو دیکھیں۔ تو وہ آپ نے دوسرا رکھ لیا، اس میں سے آپ نے جو کمزور بچے تھے جو 85 سے نیچے آئے ہیں ان کو آپ نے نکال لیا۔ اب فائنل مسابقے کے لیے آپ نے جتنے بھی بچے آپ کے نکلتے ہیں، 10 نکلتے ہیں، 12 نکلتے ہیں، تو اس ترتیب سے آپ نے 3 مسابقات کروانے ہیں اسی 10 پاروں کے۔ اچھا یاد رہے کہ مسابقہ کرواتے وقت آپ نے 3 جج مقرر کرنے ہیں اور ان کو ایک ایک صفحہ وہی پکڑا دینا ہے اور ہر جج اپنے نمبر نوٹ کرے گا، بچے کو نمبر دے گا۔ مثال کے طور پر ایک بچے کو اس جج نے دیے 90 نمبر، دوسرے نے دیے 80 نمبر، تیسرے نے دیے 85 نمبر، ان تینوں کو جمع کر کے جو بچے کے نمبر آئیں گے وہ آگے شمار کیے جائیں گے۔ تو اب فائنل مسابقے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ہے کہ آپ نے محلے کی سطح پر محلے والوں کو بھی اطلاع دے دینی ہے، وہاں اعلان کر دینا ہے، ہو سکے تو نماز کے بعد بھی آپ اعلان کروا سکتے ہیں، مختصر چھوٹا سا جو ہے آپ اشتہار بھی بنوا سکتے ہیں، اور علاقے کے جو معززین حضرات ہیں، ائمہ ہیں، قراء ہیں، یا اس طریقے سے بڑے احباب ہیں جو علاقے کی سطح پر مانے جاتے ہیں، جو مشہور ہیں اور لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کو مدعو کر کے آپ اس میں دعوت دیں ان کو، اور بچوں کے لیے انعام مختص کریں، شیل وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں، آپ نقدی بھی دے سکتے ہیں، جو آپ کو مناسب ہو علاقے کے لحاظ سے، اور اپنی استطاعت کو دیکھ کر بچوں کے لیے انعامات آپ مقرر کریں۔ اس سے بچوں میں حوصلہ افزائی آتی ہے اور آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے، آنے والے بچے بھی پھر دیکھتے ہیں کہ ان بچوں نے محنت کی اور ان کو انعام ملا، ہم بھی کوشش کریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے ترغیب چلانی ہے۔ اچھا یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بچے پیچھے رہ جائیں ان کی آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرنی ہے، ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ نے محنت نہیں کی، یہ وہ، اس طریقے سے بچے جو ہے پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، بے اعتمادی ان کے اندر آتی ہے، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، بہت ساری وجوہات ایسی ہیں کہ پھر آگے وہ نہیں بڑھ سکتے۔ تو آپ نے ان کو حوصلہ دینا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور ان کو آنے والے مسابقات میں تیار کرنا ہے۔ تو یہ تو تھا 10 پاروں کا مسابقہ۔ پھر اس طریقے سے آپ بچوں کو لے کے چلتے رہے، جب 20 پارے ہو جائے آپ نے 20 پاروں کا مسابقہ اسی طریقے سے رکھوانا ہے، یہی ترتیب قائم رکھنی ہے۔ آنے والے وقت میں آپ کوشش کریں کہ پورے قرآن کا مسابقہ رکھوائیں جب پورا قرآن مکمل ہو جائے۔ اب پورے قرآن کا مسابقہ بھی اس طریقے سے آپ نے لے کر چلنا ہے۔ تو یہ تھا آپ کے گردان کا طریقہ کار، کس طریقے سے بچوں کو لینا ہے، ان کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے، ان کے مسابقات کس طریقے سے کروانے ہیں، ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بات مجھ سے رہ گئی ہو آپ مجھے ضرور بتا سکتے ہیں، یا آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو مجھ سے ضرور کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ اپنے تجربے کے مطابق یا اپنے اساتذہ سے پوچھ کر انشاءاللہ ضرور میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔